बच्चों, आज इतिहास के चैप्टर 11 1857 का विद्रोह, या फिर आपके चैप्टर में जो नाम दे रखा है चैप्टर का, विद्रोही और राज्य। तो इस चैप्टर के अंतर्गत 1857 के विद्रोह को समझना है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी कहा जाता है और निश्चित रूप से यह आंदोलन भारतीय इतिहास में भारत के जनमानस पर एक अमिट छाप छोड़ने में सफल रहा और यही कारण है कि बाद में अंग्रेजों को भारतीयों से निपटने में मुश्किलें उठानी पड़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए और मेरी कोशिश होगी कि इस चैप्टर को आपके एनसीईआरटी बुक के जो विषय बिंदु हैं ठीक उसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि इस व्याख्यान को सुनने के बाद अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में और स्पष्टता आनी चाहिए, इस चैप्टर की समझ बढ़नी चाहिए। तो इस चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से सवाल आते ही आते हैं। तो मैं पहले भी बताता हूं कि कोई भी चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका एक सारांश आपके मस्तिष्क पटल पर होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, और इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो इसकी अगर स्पष्टता है आपके दिमाग में, इसको आप इन शॉर्ट सारांश रूप में समझते हैं तो इसके विभिन्न बिंदुओं के बारे में स्पष्टता और बढ़ेगी। तो इस चैप्टर को आपके टेक्स्ट बुक में 5 पार्ट में यानी 5 खंड में विभाजित किया गया है। पहला खंड है विद्रोह का ढर्रा, दूसरा है अवध में विद्रोह, तीसरा खंड है विद्रोही क्या चाहते थे, चौथा खंड है दमन और लास्ट खंड है विद्रोह की छवियां। तो मैं ठीक आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक एक खंड को समझाने की कोशिश करूंगा और बाद में मैं इन शॉर्ट में इस चैप्टर को और स्पष्ट रूप से समझाना चाहूंगा कि 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, ये सफल किस हद तक रहा, इसकी असफलता के क्या कारण थे और इसने भारतीय इतिहास में क्या इसके महत्व हुए, क्या इसके परिणाम हुए, इस सब पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको आपके टेक्स्ट बुक से ही ठीक उसी धर्रे पे, उसी पैटर्न पे समझाने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में 1857 के घटनाक्रम को किस तरह से दर्शाया गया है और किस तरह से उस विद्रोह को दिखाने की कोशिश की गई। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर के महत्व को आप समझेंगे और आगे आप और बेहतर ढंग से इसको स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। चलिए मैं ठीक उसी तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं जिस तरह से इस चैप्टर में बताया गया है। 1857 के विद्रोह को समझाने की कोशिश की गई। अब आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो इस घटना की शुरुआत को दर्शाया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है। 10 मई 1857 की दोपहर में ये
10 मई 1857 की दोपहर मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने वाले सैनिक थे, ये भारतीय सैनिक जो पैदल सेना थी उसने विद्रोह किया। और इसके साथ साथ जब पैदल सेना ने जब विद्रोह किया तो इसके साथ साथ घुड़सवार सेना भी शामिल हो गई और यह आंदोलन देखते ही देखते 10 मई को पूरे शहर में फैल गया। जब शहर में ये आंदोलन फैला तो इस शहर के आसपास के सिपाही और लोग भी इस आंदोलन से जुड़ गए। अब सिपाही और लोगों से जुड़ने के बाद इनकी संख्या बहुत अधिक हो गई और इन्होंने, भारतीय सिपाहियों ने शस्त्रागार उसको कहते हैं जहां पे एम्युनिशन, अस्त्र शस्त्र सैनिकों का रखा होता है, उस पे कब्जा कर लिया और हथियार और गोला बारूद अपने अधीन कर लिया। यानी ये 10 मई 1857 के दोपहर की घटना है कि सिपाहियों के विद्रोह के बाद किस तरह से यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ मेरठ के पूरे शहर में फैल गया। अब उसके बाद क्या होता है, शहर में फैलने के बाद इन लोगों ने मिलकर किसको निशाना बनाना शुरू किया? अंग्रेजों को निशाना बनाना शुरू किया। जहां जहां अंग्रेज नजर आ रहे थे, उसके बंगलों नजर आ रहे थे, उसकी संपत्तियां, सारो सामान नजर आ रहे थे, उसको नष्ट करना, उसको बर्बाद करना, उस पे टूट पड़ना, उसको समाप्त करने पे उतारू थे। इसके साथ साथ सरकारी जितने भी रिकॉर्ड थे, दफ्तर थे, अदालत थे, जेल थे, डाकखाने थे, सरकारी खजाना था, उन सबों में इन लोगों ने लूटमार मचा दी। जहां पर सरकारी संपत्ति, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज लोग, उनकी संपत्तियां, उसके बंगले नजर आ रहे थे, सब पे ये भारतीय सिपाही, भारतीय आम लोग उस पे हमला कर रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको नेस्तनाबूद कर रहे थे। अंधेरा होते ही सिपाही का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह घटना घटती है मेरठ में, लेकिन दिन भर तो मेरठ में हंगामा हुआ और ये शाम होते ही ये एक जत्था ये दिल्ली के ओर चल पड़ा और ये 11 मई तड़के सुबह, रात में चला, सुबह होते ये दिल्ली के लाल किले पे पहुंच गया। अब लाल किले पे पहुंचने के बाद क्या होता है ये देखिए। रमजान का महीना था। अब देखिए 11 मई सवेरे सवेरे जब ये पहुंचता है तो रमजान जो इस्लाम धर्म का बहुत पवित्र महीना है और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर जो लाल किले पर शासन कर रहा होता है, लाल किले में होता है, वो रमजान का महीना था, सेहरी खाने के बाद नमाज पढ़कर बैठे ही थे, तभी गेट के बाहर शोर हंगामा शुरू हुआ। लोगों की आवाज उनको सुनाई दी। लोगों की जब आवाज सुनाई दी तो उन्होंने मालूम करना चाहा, भाई क्या है, क्या घटनाक्रम है, किन लोगों की आवाज है। तब उनके सिपाहियों ने उनको जानकारी दी कि मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर भारतीय सिपाही गेट पर आए हैं और उन लोगों का कहना है कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे, हमें गाय और सुअर की चर्बी लिपटे कारतूस खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे, तो हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और इससे हमारे हिंदू मुसलमान दोनों सिपाहियों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। लेकिन इस घटना से जो बहादुर शाह जफर थे वो हस्तप्रभव थे, आश्चर्यचकित थे कि ये क्या घटना घटी।
इनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इन सिपाहियों को ये समझो कि ये मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सिपाही बड़े उग्र थे, ये मारने काटने पे उतारू थे। और बहादुर शाह जफर उम्र भी ज्यादा थी और इनके पास शक्ति भी नहीं थी, इनकी अपनी कोई सेनाएं नहीं थी कि इनसे मुकाबला कर सके। तो इनके साथ मौजूद, अब ये दिल्ली में आकर किया कि अमीर लोगों पर भी हमला शुरू कर दिया, उन्हें लूटना शुरू कर दिया। ये तो 10 तारीख को ये अंग्रेजों के खिलाफ हमला शुरू किए थे, लेकिन 11 तारीख में ये दिल्ली के बड़े बड़े अमीर साहूकार, जो अंग्रेजों के सहायक थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, और जो इन सिपाहियों को लगता था कि जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, उन पर भी हमला करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। और यह विद्रोह अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर होता हुआ दिखाई दिया। अंग्रेजों को कहीं से नहीं लग रहा था कि इस विद्रोह को हम नियंत्रित कर सकते हैं। सिपाहियों की क्या मांग थी बहादुर शाह जफर से? इनकी मांग थी कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हमको लीडरशिप दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, और इसीलिए हम आपके यहां पर आए हैं। ये क्या चाहते थे? इनसे अपना आशीर्वाद चाहते थे और नेतृत्व चाहते थे, ताकि इस विद्रोह को मान्यता मिली। सिपाही विद्रोह कर दिया, लेकिन किसका लीडरशिप है, कौन इसकी अगुवाई कर रहा है? कोई उस तरह का नाम नहीं था। अब बहादुर शाह जफर के बाद कोई चारा तो था नहीं। मैंने पहले भी बताया कि इनके अधीन बहुत सारी शक्ति नहीं थी, बहुत कुछ इनके नियंत्रण में नहीं था। इनके साथ ये मजबूरी बन गई। अगर ये सिपाही को मना करते तो सिपाही इन पे भी टूट पड़ता। तो सिपाहियों को इन्होंने साथ दिया और मुगल बादशाह के नाम पर यह आंदोलन आगे की ओर अग्रसर हो गया। अब इसका नेतृत्व जो 10 मई को 1857 को सिपाहियों ने विद्रोह किया था, वो 11 मई को इसका नेतृत्व, इसका लीडरशिप, इसकी अगुवाई बहादुर शाह जफर के नाम पर होना शुरू हो गया और इस आंदोलन को वैधता मिल गई। विद्रोह की तारीख को ध्यान से देखा जाए तो ऐसे लगता था जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे खबर पहुंच गई, वैसे वैसे सिपाहियों हथियार उठाते गए। अब ये 10 तारीख को ये विद्रोह शुरू हुआ, तो जैसे जैसे इस शहर से यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, जिस जिस शहर में ये खबर फैलती चली गई, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, झांसी हुआ, मेरठ हुआ, वहां के सिपाहियों ने क्या किया? हथियार उठाना अंग्रेजों के खिलाफ शुरू कर दिया। यानी विद्रोह धीरे धीरे दूसरे शहर में फैलता चला गया, क्योंकि अंग्रेज की नीतियों से ये सिपाही, जो भारतीय सैनिक, ये क्षुब्ध तो थे ही। इनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, इनको तनख्वाहें कम दी जाती थी, इनको युद्ध में जबरदस्ती झोंका जाता था, इसके साथ समान काम और समान वेतन की नीति अपनाई नहीं जाती थी, अंग्रेजों के सामने इसको अपमानित किया जाता था। तो इसमें तो असंतोष था ही। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन मेरठ से शुरू होता है, जैसे जैसे दूसरे शहर में खबर जाती है, ये आंदोलन धीरे धीरे फैलता चला जाता है। अब फैलने के बाद सिपाहियों ने विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। यानी ये कैसे पता चले कि विद्रोह हो रहा है? तो इन्होंने, जैसे कई जगह शाम को तोप का गोला दागा गया, यानी बारूद शाम को तोप का गोला दागने का मतलब होता था कि विद्रोह फैल चुका है। कहीं पर इन्होंने बिगुल बजाकर संकेत दिया कि विद्रोह फैल चुका है, अंग्रेजों पे टूट पड़ो। और विभिन्न शहरों में सरकारी संपत्तियों पर शस्त्रागार, जो मैंने बताया है, जहां पे हथियार रखे जाते हैं, और सरकारी खजाने, सरकारी दफ्तर और एन केन विभिन्न सरकारी संपत्तियों पर इन्होंने कब्जा किया, क्षति पहुंचाई, लूट मार मचाया, और धीरे धीरे यह आंदोलन उत्तर भारत के
विभिन्न शहरों तक फैलता चला गया। ये संकेत क्या होता था? शाम को ये तोप का गोला दागते थे, बिगुल बजाते थे, ताकि दूसरे सिपाहियों को, सैनिकों को पता चल सके कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो चुकी है, उस पे टूट पड़ना है। इसके बाद जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगले, सरकारी इमारतों पे हमला किया गया। सरकारी जितने रिकॉर्ड थे सबको जला दिया गया। अंग्रेज से संबंधित हर वस्तु, चीज, व्यक्ति, सबको निशाना बनाया गया। मैंने पहले भी बताया है कि जो दिल्ली के अंदर या शहरों में जो संभ्रांत लोग थे, जो धनाढ़ लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो विद्रोहियों को लगता था कि अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, उन पर भी हमला होना शुरू हो गया। उनको लगा कि ये अंग्रेजों के सहायक है, और हिंदू मुसलमान तमाम लोगों को इसमें एकजुटता के लिए भी कोशिश की गई। कैसे कोशिश की गई? तो हिंदी अखबारों में, उर्दू अखबारों में, फारसी अखबारों में लोगों से अपील की गई कि हिंदी पढ़ने वाले भी समझे, उर्दू पढ़ने वाले भी समझे, फारसी पढ़ने वाले भी समझे कि अंग्रेजों के खिलाफ हमको लड़ना है, इनको यहां से उखाड़ फेंकना है, इनको यहां से खदेड़ना है। अब अंग्रेजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे साथ जो दमनकारी नीति अपना रखी है, इससे हमें अपने आप को स्वतंत्र करना है। तो विभिन्न भाषाओं में ये अपील की गई ताकि विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, और यह अंग्रेज इन धार्मिक समुदायों के बीच में फूट डालने में सफल नहीं हो सके। इसलिए इस तरह का प्रयास किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम एक साथ इसके विरुद्ध खड़े रहें। और इस विद्रोह में देखने को भी ऐसा मिलता भी। अब देखिए, विद्रोह में आम लोग भी शामिल होने लगे। जब धीरे धीरे ये फैलने लगा, विभिन्न शहरों में जब यह आंदोलन जाता है, तो आम लोग भी इसमें शामिल होते हैं, और धीरे धीरे हमलों का दायरा बढ़ने लगा। जिस तरह से विभिन्न शहरों में यह आंदोलन गया, आम लोगों के बीच में गया, आम लोग भी त्रस्त थे, तो आम लोग भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे। और देखते देखते उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में यह आंदोलन फैल गया, और यह शहर विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। उनमें जो प्रमुख शहर था, लखनऊ था, कानपुर था, बरेली था। इन शहरों में शाहूकार और अमीरों को भी निशाना बनाया जाने लगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो साहूकार थे, जो अमीर थे, जो अंग्रेजों के सहायक थे, जो उसकी मदद करते थे, और जिनको लगता था कि ये अंग्रेजों के सहायक हैं, और भारतीय किसान, कामगार, आम लोगों का ये जो शोषण करते थे अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर, उनको भी इस आंदोलन में निशाना बनाया गया ताकि ये हतोत्साहित हो सकें, और आंदोलन का दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब देखिए, ये 10 मई को शुरू होता है। कौन सा महीना आ गया? मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास सिपाहियों के विद्रोह को दबाने का कोई जवाब नहीं था। मई जून 2 महीनों में लगा कि अंग्रेज के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि इन विद्रोहियों को दबाया जा सके। इन सिपाहियों को, आम लोगों को, जो अंग्रेजों पे हमला कर रहे थे, उनकी संपत्तियों को नुकसान कर रहे थे, उनको मार काट रहे थे, उनको सत्ता से बेदखल कर रहे थे, उनका जान बचना मुश्किल हो रहा था। अंग्रेजों के पास कोई विकल्प नहीं था। अंग्रेज अपने जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। अंग्रेजों के सामने उस समय मुख्य चुनौती थी कि किस तरह से हम अपना जान बचाएं। एक ब्रिटिश अफसर ने तो यहां तक लिखा कि
ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। जो 10 मई 1857 के पहले लगता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत पे शासन हो चुका है, नियंत्रण हो चुका है, लेकिन इस विद्रोह के बाद ऐसे लगा कि ये ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। कहीं पे कोई अंग्रेज अधिकारी नजर नहीं आ रहा था। यानी इतना ये हतोत्साहित थे। और जो भारतीय सिपाहियों में जो जोश था, जो आक्रमण करने की नीति थी, जिस तरह से ये विभिन्न शहरों पे इन पे टूट पड़ रहे थे, तो अंग्रेज अधिकारी, कर्मचारी, इनके मददगार ये बुरी तरह से हतोत्साहित थे और इनको लग रहा था कि ये अब इनसे निपटना मुश्किल है। अब ये आंदोलन बढ़ कैसे रहा था? कम्युनिकेशन क्या था? एक जगह से दूसरे जगह खबर कैसे जा रही थी? संचार का माध्यम क्या था? तो इसको भी समझने की जरूरत है। ये देखिए क्या होता था। अलग अलग स्थान पर विद्रोही का धर्रा एक समान था। विभिन्न शहरों में जो विद्रोह का तरीका जो था, धर्रा जो था, वो एक समान था। तो इससे पता चलता था कि यह आंदोलन, जो ये विद्रोह है, ये नियोजित है। हर जगह एक ही पैटर्न, एक ही धर्रा अपनाया जा रहा था। छावनियों के सिपाहियों के बीच में अच्छा संचार बना हुआ था। एक छावनी से दूसरे छावनी में अच्छा संपर्क बना हुआ था। और जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में कारतूस के इस्तेमाल से मना किया, तो उन्हें 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया है, और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह खबर बहुत नियोजित ढंग से पहुंच रही थी। इससे पता चल रहा था कि यह आंदोलन नियोजित और सही दिशा में जा रही है। अब योजना कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे इस आंदोलन में, और यह आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा था? अब विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेयर्स की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पे था। एक अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन थे, कैप्टन हेयर्स। इसकी जिम्मेदारी भारतीय सिपाहियों पे थी। जहां हेयर्स तैनात थे, 41 नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वह अपने तमाम गोरे ऑफिसरों को जड़ से खत्म कर चुके हैं। इसीलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि वो कैप्टन हेयर्स को भी मौत की नींद सुला दे। यानी जितने अंग्रेज अधिकारी थे, सबको समाप्त किया जा रहा था। तो ऐसा कैप्टन हेयर्स के साथ भी किया जाए, क्योंकि ये अंग्रेज अधिकारी थे, या उसे गिरफ्तार करके 41 मिनट इन्फेंट्री के हवाले कर दे। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। लेकिन मिलिट्री पुलिस जो थी, उसने दोनों दलीलें खारिज कर दी जो इनकी सुरक्षा में थे। न इनको मारने के लिए तैयार थे, न इनको गिरफ्तारी करके विद्रोहियों के हवाले करने के लिए तैयार थी। बाद में यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए रेजिमेंट के देसी अफसरों की पंचायत बुलाई जाए। अब देखिए, ये जो हेयर्स वाला मामला था, इसकी सुरक्षा भारतीय सिपाही कर रहे थे। न इनको ये विद्रोहियों को सुपुर्द करने के लिए तैयार थे, न इनको मारने के लिए तैयार थे। तो यह तय किया गया कि ये जो भारतीय सिपाहियों की एक पंचायत बुलाई जाए। जो उस समय जो भारतीय सिपाही थे, उसको बुलाकर पूछा जाए, और जो निर्णय लिया जाएगा
वो माना जाएगा। तो इस विद्रोही की शुरुआत के इतिहासकारों में एक चार्ल्स बोल ने लिखा है कि यह पंचायत रात को कानपुर के सिपाही लाइन में जुटती है। यानी कानपुर में सिपाही लाइन उसको कहते हैं जहां पर सिपाही रहते हैं, जैसे पुलिस लाइन जहां पे पुलिस रहती है। इसका मतलब है सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जाए। तो इस घटना से पता चलता है कि उस समय में जो घटना हो रही थी, जो घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उसमें सामूहिक रूप से भी फैसला लिया जाता था। क्योंकि कैप्टन हेयर्स के बारे में जब समझिए इस तरह की स्थिति आई, तो देसी अफसरों ने बैठकर यह निर्णय लिया। इससे यह पता चलता है कि उस समय में इस तरह के मसले आते थे तो बैठकर भी नहीं, क्या, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इकट्ठा बैठकर भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। सिपाही अपने विरोध के कर्ता धर्ता खुद थे। यानी इससे यह पता चलता है कि उस समय जो विद्रोह था, इसमें सिपाहियों का जो आंदोलन था, ये सामूहिक निर्णय भी ले रहे थे। और जब ये पुलिस सिपाही लाइन में होते थे अपने बैरकों में, तो वहां पर इस तरह का निर्णय लिया जा रहा था जो बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होता था। तो इससे पता चलता है कि इनमें विषम परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की योजना थी। तो इस तरह से यह आंदोलन आगे बढ़ रहा था। अब यह आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन इसका नेता था, तो इसको भी जान लेना जरूरी है। अब अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। यानी अंग्रेज तो एक शासन था, एक सत्ता था, बहुत बड़ी शक्ति थी, तो उससे कैसे मुकाबला किया जाए, तो उसके लिए एक लीडरशिप की जरूरत थी। तो इस लीडरशिप को प्राप्त करने के लिए इन विद्रोहियों ने कई ऐसे लोगों को की शरण ली। जैसे एक घटनाक्रम मैंने बताया दिल्ली का, कि वो लाल किला में गए, बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। इसी तरह की नीति अन्य शहरों में भी अपनाई गई, अन्य राज्य रजवाड़ों को भी आगे किया गया। अंग्रेजों ने से पहले से इन नेताओं की भूमिका, और ये जो नेता थे ये अंग्रेजों के पहले भी संपर्क में थे, ये अंग्रेजों से पहले भी रुष्ट थे, अंग्रेजों के अत्याचार के ये भी शिकार थे। तो विभिन्न जगहों पर विभिन्न नेताओं ने ये भूमिका निभाई। किस तरह से निभाई, अब देखिए। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब, बिहार में स्थानीय जमींदार वीर कुंवर सिंह, अवध में नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ में विज रिस कद्र, यानी यहां एक बेगम हजरत महल का भी नाम आता है। इस तरह से विभिन्न शहरों में आप देखेंगे, ये विभिन्न शहरों में ये देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, बनारस में आम जनता जनसाधारण, बिहार में वीर कुंवर सिंह, पंजाब में भी आम जनता, फतेहपुर में अजीमुल्ला, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान। तो विभिन्न शहरों में विभिन्न नेताओं ने इन आंदोलन की अगुवाई की, जिसमें प्रमुख मैंने आपको ये बताया। और मैंने यहां बताया कि बाद में इसमें दे रखा है कि फिर इनको दमन, ये आंदोलन को कुचलने वाले जो अधिकारी थे वो भी दे रखा है। दिल्ली में निकोलस हडसन,
लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल, कानपुर में कैंपबेल हैलॉक, झांसी में ह्यू रोज, इलाहाबाद में कर्नल नील, बनारस में कर्नल नील, बिहार में विलियम टेलर, पंजाब में जॉन लॉरेंस, फतेहपुर में जनरल रेनार्ड, फैजाबाद में जनरल नेडार्ड और बरेली में बिसेंट आयर। तो इन आंदोलनों को बाद में जब दमन किया जाता है, इनको पकड़ के इनको सजा दी जाती है, उसका भी उल्लेख यहाँ दे रखा है। तो इस तरह से यह आंदोलन विभिन्न शहरों में उत्तर भारत के विभिन्न लीडरशिप नेताओं के लीडरशिप में चला गया। अब देखिए, अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों में महिलाओं के जरिए तो कुछ स्थानों पे धार्मिक लोगों के जरिए फैल रहा था। अब यह आंदोलन जो था कि आम पुरुष और महिलाओं के जरिए कुछ जगहों पे धार्मिक नेताओं भी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, अंग्रेजों के दमनकारी नीति के बारे में लोगों को बता रहे थे। मेरठ में कुछ ऐसी भी खबर आई, वहां पर हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया और जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। अब यहां पर एक घटना देखा गया कि एक फकीर था और वहां सिपाही मिलने जाते थे। अवध के कब्जे के बाद कुछ धार्मिक नेता स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्ट नाबूद करने के लिए अलख जगा रहे थे, लोगों को आह्वान कर रहे थे। यानी लखनऊ के अंदर कुछ धार्मिक नेता, कुछ उस तरह के विभिन्न धर्म के जो अगुवाई नेता थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को आह्वान कर रहे थे कि आप बाहर निकलो, अंग्रेजों पे टूट पड़ो, ये हमारे दुश्मन हैं और इसको हमको उखाड़ फेंकना है। तो इस तरह से आम जन, धार्मिक नेता और फकीर, विभिन्न धर्म के लोगों की भी भागीदारी इस आंदोलन के अंदर थी, जो समय समय पर लोगों को आह्वान कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि आप आंदोलन की तरफ निकल कर आए। अब देखिए, अन्य स्थानों पर किसान, जमींदार और आदिवासी को भी विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आए। बहुत सारी जगहों पर यानी स्थानीय लोग भी, जो जमींदार थे, आदिवासी थे, किसान थे, ये आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया अंग्रेजों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के बड़ौत और शामली में भी आंदोलन का नेतृत्व किया गया, आपकी किताब में दे रखा है। बड़ौत के पास एक किसान के नेतृत्व में यह आंदोलन आगे बढ़ता है। छोटा नागपुर में स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू के इलाके में कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था गोनू ने। तो किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, हर जगह पर यह आंदोलन विभिन्न नेताओं और वर्गों के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे लगता है कि यह आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो आज हमने चर्चा किया आप लोगों के बीच में विद्रोह के धर्रा के बारे में, इसके संचार के बारे में, इसकी अगुवाई करने के बारे में, इनके नेताओं के बारे में, और यह आंदोलन किस तरह से धीरे धीरे उत्तर भारत के विभिन्न शहरों तक फैल गया और आम लोगों तक यह आंदोलन अपनी छाप बैठाने में किस हद तक सफल रहा, इस पे चर्चा हुई। अब हम नेक्स्ट डे इसके विभिन्न दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको और भी स्पष्टता दिखेगी कि किस तरह से यह आंदोलन में अन्य जो भूमिकाएं थी वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, और किस तरह से यह आंदोलन अवध में विद्रोह को अग्रसर करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर इसी पाठ के दूसरे बिंदुओं पे बात करेंगे।
आप लोग एक बार जरूर टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर इस व्याख्यान को सुनने के बाद एक बार आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो इस पाठ को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी और बड़ी स्पष्टता से ये बातें आपको समझ में आएंगी। बिंदुवार मैं आपके चैप्टर के हिसाब से इसके विभिन्न बिंदुओं पर बात करने की कोशिश की है और आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरह से दे रखा है उसी तरह से मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर इस चैप्टर के दूसरे खंड पर बात करेंगे और फिर कोई कठिनाई हो तो आप निश्चित रूप से संपर्क कीजिए और अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।